हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ सीरीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। हमने अभी तक फोर्सेस की स्टडी करी। हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें नॉर्मल रिएक्शन देखा हमने, टेंशन देखा हमने, देखा स्प्रिंग फोर्स। अब आज हम एक और टाइप के फोर्स की स्टडी करेंगे, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। हमारी अनऑफिशियल फिजिक्स सीरीज चालू करते हैं, क्रैश कोर्स और रिवीजन ऑफ फिजिक्स। आपने कभी छोटे में खेला हो बॉल से, आपने ऐसे बॉल को रोल करी होगी, ठीक है। तो क्या होता है जब आप बॉल रोल करते हो, बॉल थोड़ी देर तो रोल होती है, उसके बाद रुक जाती है, ठीक है, रेस्ट पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? आप आर्ग्यू कर सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। जब तक कोई भी फोर्स, नेट फोर्स नहीं लगता है किसी भी बॉडी पे, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहता है। तो इस बॉल पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है, इस बॉल पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। वो फोर्स होता है फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है। वो लगता है क्योंकि वो बॉल कांटेक्ट में रहती है आपके रोड से, आपके सरफेस से, तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उल्टी अगर ये बॉल ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वो आपको दिखता नहीं है पर लगता है। तो आज हम उसी फोर्स की स्टडी करेंगे, उसी अनदेखे फोर्स की स्टडी करेंगे जो दिखता तो नहीं है भाई, लगता है लेकिन, ठीक है। तो लगता क्यों है? वो लगता इसलिए है क्योंकि जब कोई भी बॉडी रहती है, मान लीजिए एक बॉक्स है, तो बॉडीज़ में कुछ अंड्यूलेशंस रहते हैं ऐसे एकदम। भाई आपको दिखती प्लेन है लेकिन वो होती प्लेन नहीं है। अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो उसमें ऐसा कुछ अंड्यूलेशन रहता है, और सरफेस भी ऐसे ही रहता है। तो क्या होता है, ये जो पीक्स रहती है ना, इनके इंटरलॉकिंग के कारण एक फोर्स लग जाता है जो इसके मोशन को रेजिस्ट करता है। तो उसी फोर्स को फ्रिक्शन नाम दिया गया है। नाउ मूविंग ऑन। भाई फ्रिक्शन क्या होता है? पहली बात तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, तो उसका यूनिट भी न्यूटन होगा, ठीक है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू द मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, जहाँ पर म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। अभी आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लीजिए, और नॉर्मल एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। नाउ पहला स्टेटमेंट देखो, व्हेन अ फोर्स टेंड्स टू स्लाइड अ बॉडी अलोंग अ सरफेस, अ रेजिस्टिव फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम अ सरफेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। हिंदी में समझते हैं। जब कोई भी फोर्स, ठीक है, किसी भी बॉडी को किसी भी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, मान लीजिए कोई फोर्स है, इस बॉडी को इस सरफेस पे ऐसे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक रेजिस्टिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस, कहाँ से? सरफेस से। किस पे? ऑन द बॉडी पे। अब एक बार जल्दी से बोलता हूँ इसको। जब कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी को किसी भी सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करता है, तो एक रेजिस्टिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स किस पे लगता है? बॉडी पे लगता है। किसके कारण लगता है? सरफेस के कारण लगता है। तो ये भाई आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस, ये जो सरफेस है उसके पैरेलल रहता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एंड इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग, हम देख चुके हैं, ठीक है। क्यों लगता है? इट इज़ ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ बॉडी एंड एटम्स ऑफ सरफेस, इफेक्ट इज कॉल्ड कोल वेल्डिंग, ठीक है। वही इंटरलॉकिंग के कारण लगता है, और बॉन्डिंग होती है कुछ एटम्स के बीच में, उसके कारण भी लगता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट फ्रिक्शन इज। नाउ फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन से डील कर रहे हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, थमा हुआ। तो जब कोई बॉडी रुकी हुई रहती है तब उस पर जो फोर्स लगता है, वो तब उस पर जो कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल को स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, ठीक है, और उस पर तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब चलता हुआ, ठीक है, जो चीज़ चल रही है जिसमें कुछ काइनेटिक है, ठीक है। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन को थोड़ी और डिटेल में देखते हैं। तो हमने ऊपर ऊपर से बात कर दी, इफ अ बॉडी डज नॉट स्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। नाउ इफ बॉडी डज नॉट मूव, अब भाई बॉडी स्लाइड कम नहीं करती है। एग्जाम्पल लो आप, भाई कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, अलमारी या कुछ है, ठीक है, आप हो, आपने इस पर फोर्स लगाया, मूव करेगी क्या? नहीं, बहुत भारी है, मूव ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आप लगाते हो उतना ही फोर्स वो फ्रिक्शन का भी लगता है, ठीक है। कुछ थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसमें भी, जितना फोर्स आप लगा रहे हो उस बॉडी पे उतना ही फोर्स फ्रिक्शन भी लगा रहा है। तो वो दोनों फोर्स बराबर होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं करती है। If a body does not move, second statement, the static frictional force and the component of applied force parallel to the surface are equal in magnitude, ठीक है, and is directed opposite to that component. If the component increases, Fs also increases. और Fs क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, जहाँ पर म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट को मैं थोड़ा और डिटेल में बात करना चाहता हूँ। अगर कोई बॉडी है, उस पर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं है आप भाई फोर्स ऐसे ही लगाओगे, आप ऐसा भी फोर्स लगा सकते हो। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन आप फाइंड कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जब आप बॉडी को पे कोई फोर्स लगाते हो, ये फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स बराबर होता है इस फ्रिक्शन के, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू वो फ्रिक्शन जो उसके ऑपोजिट रहता है, और अगर कोई और कंपोनेंट लग रहा है इस बॉडी पे जो इस फोर्स के ऑपोजिट है, कोई और कंपोनेंट इस केस में नहीं लग रहा है, मान लीजिए नॉर्मल, मान लीजिए वो बॉडी कुछ ऐसे प्लेन पे होती है और नॉर्मल रिएक्शन होता, तो और आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो, तो अब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर लग रहा था, ठीक है। तो वो वही कहना चाह रहा है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जब वो बोलना चाह रहा है तो वो वही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, हमने देख लिया, जब मूव करती है, इफ देयर इज अ स्लाइडिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू विच इज अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सरफेस विच इज अप्लाइंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। देख चुके हैं हम। इफ़ अ बॉडी बिगिंस टू स्लाइड, अब क्या होता है जब आप भाई कोई बहुत भारी बॉडी आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। वैसे वैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू आती है जहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुँच जाता है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुँच जाता है। अब इसके आगे जब आप फोर्स और लगाओगे तो फिर ये बॉडी मूव होना चालू हो जाएगी। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन के बराबर, जहाँ पर म्यू के होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे स्टैटिक तो हमने देखा आप जितना फोर्स लगाते हो उतनी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन भाई कांस्टेंट होता है, जब चलता है तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई ये आपका फ्रिक्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट बचा है, वो अब भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जब स्लाइड हो रहा है तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट ये लिखा था, इफ देयर इज स्लाइडिंग द फ्रिक्शनल फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है देखते हैं। बॉडी स्लाइड हो रही है, ठीक है। कहाँ स्लाइड हो रही है बॉडी? इस डायरेक्शन में स्लाइड हो रही है, ये एरो शो कर रहा है। इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है? पीछे की साइड लग रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। अब एक और केस लेते हैं। बॉडी स्लाइड हो रही है, कहाँ हो रही है? आगे हो रही है। अब इस केस में क्या है भाई, सरफेस भी स्लाइड हो रहा है, ठीक है। जो सरफेस है वो ऐसा नहीं है, मतलब आप ऐसा ज़मीन पे नहीं चला रहे हो सकता है वो सरफेस जिस पे बस में है, बस में एक बॉडी रखी है, वो बस ही मूव हो रही है, तो वो सरफेस भी चल रहा है। और जो सरफेस जो चल रहा है भाई, आप ये एरो की लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है, आप देख सकते हो सरफेस ज़्यादा तेज चल रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो तो लगेगा म्यू इंटू एन के बराबर। वैल्यू तो आपको मालूम है, डायरेक्शन देखना चाहता हूँ मैं, अब डायरेक्शन में हूँ मैं। म्यू इंटू एन तो आपको मालूम है। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। और वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस होगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। वेलोसिटी ऑफ बॉडी तो यहाँ पर कम है, वेलोसिटी ऑफ सरफेस ज़्यादा है, मतलब ये वो चीज़ हो जाएगी नेगेटिव, राइट। मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इसके ऑपोजिट लगेगा, इसलिए फोर्स इस केस में आगे लग रहा है, ठीक है। यही काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। और यही काइनेटिक फ्रिक्शन में थोड़ा सा जो ट्रिक आ जाती है वो यही आती है कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो म्यू इंटू आप एन आप फाइंड कर लोगे, म्यू के इंटू एन आप फाइंड कर लोगे, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। भाई जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसके रिस्पेक्ट में जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट है, ठीक है भाई। अब पहले वाले जो केस हैं अगर इसमें भी वही अप्लाई करें तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस आगे थी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, वेलोसिटी ऑफ सरफेस जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस वेलोसिटी ऑफ बॉडी आगे थी, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। लेकिन सेकंड केस में ऐसा नहीं हुआ। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डस फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया। भाई मैंने इंटरलॉकिंग की बात कर दी थी, ठीक है, कि ऐसे इंटरलॉकिंग होती है तो मतलब ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगना चाहिए, तो मतलब भाई फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया। क्यों? क्योंकि ये तो आपने लॉजिकल मेरे को बताने की कोशिश करी, लेकिन भाई हमने पढ़ा एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, इसमें कहीं एरिया आ रहा है क्या? नहीं, तो मैं आप कैसे बोल सकते हो फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ठीक है। एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिमेन सेम, फ्रिक्शन वही रहेगा। भाई आप बॉडी कितनी बड़ी कर लो कितनी छोटी कर लो, अगर नॉर्मल रिएक्शन वही है
और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वही है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बदलेगी। एरिया पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। अगर ये आपको डाउट है या डाउट थी तो ये क्लियर कर लो आप कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। क्वेश्चन आता है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया, नो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। नो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। हमने देखा भाई फ्रिक्शन से कैसे डील करना। हमने देखा फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू/n होता है, यूनिट न्यूटन ही होता है, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक केस में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक केस में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, फोर्स के साथ बढ़ता है लेकिन एक टाइम पे लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाता है, उसके बाद बॉडी चलने लगती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है जो कांस्टेंट रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो बढ़ता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने वैल्यू देखी μ/n, हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन में छोटी सी ट्रिक थी। वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक ये थी कि भाई आप देखते हो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ठीक है, नॉट ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्योंकि हमने भाई ये केस में देखा था अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी आगे भी है, इस केस में वेलोसिटी ऑफ बॉडी तो आगे है लेकिन फ्रिक्शन तब भी आगे लग रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस पीछे थी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमने समराइज भी कर दिया आज का लेक्चर। तो दिस इज इट फॉर टुडे। गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। आप फ्रिक्शन अब आपने जो पढ़ा है अभी तक, आपने जितना भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सॉल्व करा था, अब उसमें आप फ्रिक्शन का एक और फोर्स ऐड हो गया, फ्रिक्शन। बस इतना है, मतलब फ्रिक्शन के आने से कुछ बहुत अलग नहीं हो जाता है, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो जाता है। तो अब आप जब एफबीडी बनाओगे तो अब भाई अभी तक आप तो 4-5 फोर्स कंसीडर करते थे, उसमें एक और फोर्स कंसीडर कर लोगे भाई, फ्रिक्शन ऑपोजिट टू द मोशन वाला फोर्स भी कंसीडर कर लोगे। तो दैट्स इट। यही होता है डिफरेंस फ्रिक्शन के आने से फ्रिक्शन के ना आने से। तो थैंक यू।